नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज़ में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने राजपाल सिंह सीरीज़ जो थ्योरी सेशन हमारा अभी चल रहा है उसमें 2 क्लासेस हम या फिर 2 चैप्टर हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमारे 5 से 6 वीडियोज़ हमारे निकल चुके हैं और उसमें हमने हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला एवं विराम चिन्हों के जो बारे में है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर किया। अब दोस्तों हम आज बात करेंगे शब्द रचना की, यानी कि चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसके बारे में हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो आज तीसरा चैप्टर हमारा कवर अप होने वाला है और तीसरे चैप्टर में हमारे जो शब्द रचना है उसमें आप तत्सम तद्भव से संबंधित या फिर अन्य जितने भी हमारे इसमें सार्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं या फिर जो हमारे शब्द भेद हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें आज तो शब्द भेद क्या होता है, तो दोस्तों शब्द के हमारे 2 भेदों को इसमें डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा सार्थक शब्द होता है और दूसरा हमारा निरर्थक शब्द होता है। तो शब्द के कितने भेद हो गए? 2 हो गए। एक तो हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? सार्थक शब्द हो गया और दूसरा हमारा निरर्थक शब्द हो गया। अच्छा दोस्तों, इसमें से जो हमारा सार्थक शब्द होता है वो हमारा लगभग 2 से 3 टाइप में हमारा फिर से डिवाइडेशन इसका देखने को मिलता है। अगर एक देखें दोस्तों, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर दोस्तों हमारे 2 होते हैं। एक तो हमारा विकारी शब्द होता है, दूसरा हमारा अविकारी शब्द होता है। अगर रचना और बनावट के आधार पर बात करें तो दोस्तों ये हमारे 3 होते हैं। एक हमारा रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगरूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा हमारा यौगरूढ़ होता है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 शब्द देखने को मिलते हैं। अगर विकारी शब्दों की मैं बात करूं दोस्तों, तो विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे अगर विकारी शब्दों के भेद की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों विकारी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और जो विशेषण है दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। वहीं अगर बात करें अभिकारी शब्दों की तो दोस्तों जो हमारे अभिकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो हमारे होंगे शब्द, ये हमारे अभिकारी विशेषण के भेद देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों देखें तो उसके बाद रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ शब्द हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा तत्सम होता है, दूसरा तद्भव, तीसरा हमारा देशज और चौथा विदेशज हो जाए। अब दोस्तों शब्द भेद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन शब्द के भेद में इस तरीके से बनाया गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ उसी के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। हमारा तत्सम हो गया, तद्भव, देशज और विदेशज या फिर आगत हम इसको कह सकते हैं। अगर वहीं बात करें दोस्तों कि रचना फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए और हमारे यौगरूढ़ शब्द हो गए। अगर वहीं बात करें दोस्तों, अगर प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो फिर 2 भेद होते हैं हमारे। तो एक कौन सा हो गया? हमारा विकारी शब्द हो गया और उसका दूसरा हमारा अविकारी शब्द हो गया। अच्छा दोस्तों, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण का प्रयोग हुआ हो वो हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। अच्छा अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे? तो जिसमें हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द होंगे, तो दोस्तों ये हमारे क्या होंगे? अभिकारी शब्द के रूप में इनको जाना जाएगा। वहीं हमने बात करी उत्पत्ति के आधार पर तो हमारे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज देखने को मिले थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो फॉर्मेट है याद हो गया। प्रयोग के आधार पर आप 2 बताएंगे जो हमारे विकारी अभिकारी होंगे। रचना के आधार पर हम 3 बताएंगे, हमारी रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और यौरूढ़ हो गया। और उत्पत्ति के आधार पर हम 4 बोलेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखें डिटेल में इनके बारे में तो देखिएगा, एक या एक से अधिक वर्णों, अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण को शब्द कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। अच्छा अगर देखें तो जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक आदि। अच्छा दोस्तों क्या कह रहा है इसमें कि एक या एक से अधिक वर्णों या फिर अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण को शब्द कहते हैं। जैसे अभय कहा हमने, अरविंद कहा, अभिषेक कहा, तो ये क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर ये बना हुआ है। और बढ़ने के बाद क्या है? एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि इसमें हमें मिल रही है, एक शब्द मिल रहा है। अभय किसी व्यक्ति का नाम या फिर अरविंद किसी व्यक्ति के नाम से इसमें हम इसको समझ पा रहे हैं। देखिएगा सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों का अंतर स्पष्ट होता है। जैसे अगर राहुल को अगर हम बोलेंगे तो दोस्तों इसका वर्ण विन्यास राहुल के अगर हम करें तो रा के जगह पर हमारा रौ के बाद क्या आ जाता है? रो हलंत आ जाता है। हमने कहा था जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने ध्यान देखा दिया होगा तो मैंने उसमें कहा था कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो रो भी हमारा एक व्यंजन आता है और इसमें रा आ रहा है तो रो के साथ हमारा क्या जाएगा? रो हलंत आ जाएगा। हो के साथ हमारा बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, अगर छोटी ऊ की मात्रा आ रही है तो रा के साथ ऊ आएगा और लौ के साथ हमारा ओ आया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? वर्ण विन्यास हो गया। और राहुल का जो वर्ण विन्यास है वो इस प्रक्रिया में हमारा देखने को मिलेगा। अगर देखें तो राहुल शब्द में 3 अक्षर रा, हु, ल, जबकि वर्ण 6 हैं, र, आ, ह, उ, ल और ओ।
ठीक हो गया। अब देखिएगा वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके। अब क्या कह रहा है कि वर्ण किसे कहा जाएगा, ध्वनियों के लिखित रूप या फिर उस मूल ध्वनि के को वर्ण कहा जा सकता है, कह रहा है जिसके कोई खंड ना हो। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा होता है। जैसे अगर देखा जाए तो क अ, क्या हम क का हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं, पहले से ही उस पर हलंत लगा हुआ है। ख पहले से ही उस सिंगल फॉर्म में है। अगर खाली क लिखा गया होता तो फिर ये क हलंत अ के रूप में होता क, लेकिन इसमें तो खाली कल क को हमारा हलंत के साथ छोड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई खंड नहीं हो सकता, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो कहीं कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग मिलता है। इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। दोस्तों इससे पहले ये चीज़ें डिटेल में आ गई हैं। अगर आप लोगों ने आगे भी देखी होंगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा यहाँ पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो सीरीज़, तो आप लोग पहला जो चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास उसको देख लें, उसके बाद वर्णमाला को देख लें, तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है ये बेहतर समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर अर्थात जिसका क्षर न हो सके। कहने का मतलब है कि जिस ध्वनि या ध्वनि समूह उच्चारण या फिर श्वास अर्थात एक ही प्रयास में होता है उसे ही अक्षर कहते हैं। जैसे क ख ग घ, ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, एक ही ध्वनि है फिर एक ही उच्चारण में इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम अक्षर कहेंगे। नोट देखिएगा, सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। अच्छा दोस्तों, जो सभी स्वर ध्वनियाँ हैं हमारे, वो वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं कह रहा है। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सार्थक शब्द हो गया, दूसरा हमारा निरर्थक शब्द हो गया। अब दोस्तों हम जो हमारा मेन आज शब्द रचना है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब हमारा आ गया है कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे सार्थक शब्द होते हैं, दूसरे हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों, सार्थक शब्द शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ठंडा आदि हमारे क्या हो गए, सार्थक शब्द हो गए। वहीं अगर निरर्थक शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता वो हमारे क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। अब कहने का मतलब सार्थक शब्द वो शब्द होंगे जिनका कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ निकलता होगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम कहें तो कुछ ना कुछ उनका अर्थ निकलता होगा, उनसे हमें किसी चीज़ को समझने की क्या मिलती होगी, जानकारी मिलती होगी, तो हम उसे सार्थक शब्द कहेंगे। वहीं निरर्थक शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, उनको हम निरर्थक शब्द कह देंगे। अब देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों, जैसे हम अगर बात करें तो रोटी, वानी, ठंडा आदि, अच्छा इनका कोई हमें अर्थ निकल रहा है, आप लोग खुद देखिएगा। वोटी, वानी, वंडा आदि के लिए अच्छा सार्थक शब्दों में साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने कहा पानी, वानी, ठीक हो गया, रोटी, वोटी, या फिर मैंने कहा ठंडा, वंडा। इस तरीके का जो प्रयोग किया गया हमने, तो सार्थक शब्द तो हमारे वही कहलाएंगे जिनका शाब्दिक अर्थ निकलता है। पानी से हमें पानी पीने वाले पानी की क्या मिल रही है, परिकल्पना हम कर सकते हैं। रोटी से रोटी खाने की चीज़ है, हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन वोटी से नहीं समझ सकते। तो वोटी हमारी क्या हो जाएगी, निरर्थक शब्द हो जाएगी, और रोटी हमारी क्या होगी, सार्थक शब्द के रूप में जानी जाएगी। अब दोस्तों अगर देखें तो प्रयोग के रूप के आधार पर शब्द के भेद अगर देखें तो देखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से प्रयोग के आधार पर हमारे दो भेद होने वाले अगर देखा जाए तो दोस्तों विकारी और अभिकारी शब्द होते हैं। अगर उनमें विकारी शब्द की यदि अगर मैं बात करूं तो अगर विकारी शब्दों को देखें दोस्तों, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के हमारे चार भेद होते हैं। अच्छा कौन कौन से भेद होते हैं विकारी शब्द के, तो हमारे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द के क्या होते हैं, भेद के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो संज्ञा शब्द में अगर मैं राम कहूँ या फिर मैंने आपको राजा कहा तो राजा की रानी हो सकती है, तो हम उसने उसका हमने क्या कर दिया, जो लिंग है उसका परिवर्तन कर दिया। अगर वचन का अगर हम कहें तो अगर मैं बच्चे कहूँ तो बच्चे का हम बच्चों कर सकते हैं। कारक के आधार पर हम इनका क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पर उनका क्या कर सकते हैं, विकार अर्थात परिवर्तन कर सकते हैं, उसे ही हम विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और साथ में आपका एक क्या दिया होगा, क्रिया विशेषण दिया होगा। तो क्रिया आपकी क्या है, विकारी शब्द है, लेकिन क्रिया विशेषण आपकी क्या है, अविकारी शब्द हो जाती है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और जो विशेषण होते हैं दोस्तों, ये हमारे क्या होंगे, विकारी शब्द होते हैं। इन पर हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा अब अगर बात करें अभिकारी शब्द की, तो दोस्तों अभिकारी शब्द हमारे क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द के चार भेद होते हैं। अगर देखा जाए तो कौन कौन से इसके भेद होते हैं, अभिकारी शब्द के दोस्तों चार भेद होते हैं। अच्छा अभिकारी शब्द के जो चार भेद हैं वो कौन कौन से अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों विकारी अभिकारी शब्द हैं, क्योंकि इनके
मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अभिकारी जो हमारे विकारी शब्द हैं उनमें हम क्या करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के आधार पर क्या करते हैं, उन पे लिंग का परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन जो हमारे अभिकारी शब्द हैं इन पर हम नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या फिर इनका हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर इन पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों अभिकारी शब्द होते हैं, इन पर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर देखें दोस्तों तो क्रिया विशेषण है हमारा, जैसे संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, और हमारा कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। तो आप लोगों को ये चारों को याद करना है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो हमारे शब्द हैं, ये क्या होते हैं, अभिकारी शब्द के भेद के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अगर नोट की बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विकारी और अविकारी में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें क्या कहता है कि जो हमारा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। अच्छा दोस्तों, अगर विकारी में अगर बांटेंगे तो हमारा विकार में कौन कौन से हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अविकारी में यदि अगर हम बांटे तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, ये हमारे अविकारी के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। फिर देखिएगा, व्युत्पत्ति, बनावट या फिर रचना के आधार पर जो हमारे शब्द हैं उनके कितने भेद हैं। तो दोस्तों, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेद देखें तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा हमारा योगरूढ़ शब्द होता है। अच्छा, उसी में अगर हम यौगिक शब्द को देखें दोस्तों, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकें, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक निश्चित अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज कहा, आज, कल, पर, ना, कमल, पुस्तक की अगर हमने बात करी तो क्या कह रहा है कि जिन शब्दों में सार्थक खंड न किए जा सके, क्या किए जाएंगे, इनके कोई सार्थक खंड नहीं किए जाएंगे, अर्थात जिन शब्दों में खंड कोई सार्थक या फिर निश्चित अर्थ न प्रकट करते हों, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, अब आज से हम आज ही को ले सकते हैं, कल से हम कल को ही ले पाएंगे, नाक है, जैसे कमल है, पुस्तक है, हम इनका क्या नहीं कर सकते, खंड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अगर दूसरा देखा जाए तो आ और जो, को, लो, पो, रो, टुकड़े के रूप में कोई सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। ठीक हो गया। अगर उसके बाद देखा जाए तो अगर यौगिक शब्द को देखें तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात ये क्या होता है दोस्तों, यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों, विद्यालय में विद्या धन आलय बना, तो हमारे इसमें विद्या क्या बन गई दोस्तों, ये हमारा उपसर्ग बन गया, और आलय हमारा क्या बन गया, प्रत्यय बन गया। वहीं अगर अनुशासन की बात करें तो अनु हमारा क्या बन गया, उपसर्ग बन गया, लेकिन शासन हमारा जो पीछे रह गया वो हमारा क्या हो गया, प्रत्यय के रूप में उसको जाना जाएगा। तो कह क्या रहा है कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर बनते हैं। अच्छा दोस्तों, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के आधार पर बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विद्याधन आलय विद्यालय आपके पास है, अनुशासन अनुधन शासन अनुशासन हो गया, हिमधन आलय हिमालय हो गया, परम धन औषधि परमौषधि हो गया, और पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो गया। ये आपके यहाँ पर संधि विच्छेद भी देखने को मिल रहे हैं। अगर फिर देखें दोस्तों, उसके बाद अगर योगरूढ़ शब्दों की यदि अगर बात करें, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक हो गया। योगरूढ़ शब्द क्या कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक को, इनके दोस्तों योगरूढ़ शब्द को ही आप बहुब्रीहि समास भी कह सकते हो। बहुब्रीहि समास में सेम ऐसा ही होता है, वो अपने अर्थ को प्रकट न करके क्या करता है, किसी दूसरे अर्थ की ओर निकलने का प्रयास करता है। तो सेम इसमें भी इसी तरीके से देखा जाएगा। अगर योगरूढ़ों को देखें तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखें, जैसे मैं आनंद की बात करूँ, अगर देखिए पहले एक बार ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर पंकज की बात करें तो पंकज में जहाँ पंक का अर्थ कीचड़ है और जो का अर्थ हमारा जन्म है, कमल से हम उसका अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि अर्थात कीचड़ में जन्म हमारे का जाएगा, कमल हो जाएगा। वहीं अगर बात करें दशानन की तो 10 प्लस आनन हो गया। 10 कहने का मतलब है कि 10 से हम 10 को ही लेंगे, और आनन का मतलब सिर से होता है, अर्थात रावण के जो 10 सर होते हैं उससे दशानन के रूप में उसको प्रकट किया गया है। तो अन्य उदाहरण जैसे जलज है हमारा,
दंबोदर है, चक्रपाणी है, मुरलीधर है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों देखिएगा, जो बहुब्रीहि समास है हमारा बहुब्रीहि, उसी के जो उदाहरण है वो हमारे क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर देखा जाए तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के अगर भेद देखें तो दोस्तों शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं अगर उनको देखें तो प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है। जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके लिए मम्मट महोदय ने व्यापार शब्द का, जबकि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अच्छा दोस्तों, शब्द शक्ति के जो 3 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा अभिधा है, दूसरा हमारा लक्षणा है, तीसरा हमारा कौन सा गया, व्यंजना हो गया। कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? तो अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया और व्यंजना हो गया। आप लोग तीनों को याद करेंगे। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या होते हैं? शब्द शक्ति के भेद के रूप में भी जाने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखें अगर अभिधा के उदाहरण अगर देखें दोस्तों, तो अभिधा के उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि सड़क देखकर पार करनी चाहिए। तो दोस्तों सड़क देखकर पार करनी चाहिए, अभिधा के उदाहरण के रूप में जाने जा रहे हैं। पानी बरस रहा है, विद्यालय खुल गए हैं। ये हमारे किसके भेद हैं? अभिधा के उदाहरण के रूप में देखने को मिल रहे हैं। अगर लक्षणा की बात करें तो लक्षणा शब्द में देखिएगा दोस्तों, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ या फिर लक्षणार्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्षणार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं। देखिएगा, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षणार्थ हो, इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या तो कोई विशेष प्रयोजन हो अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ या फिर परंपरागत जो धारणा है वो काम कर रहे हो, तो वो हमारी क्या होगी, लक्षणा होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए, मम्मट महोदय ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि मुख्यार्थ बोध तद्योगे रूढ़ितोत् प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते तस्या लक्षणों पुरौति क्रिया। कहने का मतलब है कि लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। यहाँ सिंह वीर पुरुष के लिए, एक गीदड़ कायर पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। अब देखिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखें तो बानन में बंगरो बसंत। वहीं देखें तो बांधा था बंदूक को किसने इस काली जंजीरों में, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। ये आप क्या है, लक्षणा शक्ति के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, व्यंजना के लिए यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा, जब अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति न हो तथा इन दोनों के भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो, तब वहाँ व्यंजना शक्ति होता है। अथवा अगर देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजनार्थ कहते हैं। जैसे सुबह हो गई, इस वाक्य में कहने से वक्ता का अभिप्राय केवल यह बतलाना नहीं है कि सुबह हो गई, बल्कि उसका अभिप्राय यह बतलाना है कि सोए हुए व्यक्ति से उठने, टहलने एवं अन्य कार्य करने का समय हो गया है। फिर देखिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंजनार्थ से है। व्यंजना शब्द शक्ति की अन्य उदाहरण इस तरीके से हैं। देखिएगा, चिरंजीवी जीरो जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रजा भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में ब्रजभानुजा राधा और गाय के हलधर के बीच ध्यान, हलधर के जो वीर हैं श्री कृष्ण और बैल, इन दोनों में श्लेष है। अतः जब पाठक का ध्यान ब्रजभानुजा बैल की बहन अर्थात गाय और हलधर के वीर बैल, इन अर्थों की ओर जाता है तो इसमें छिपा हुआ जो परिहास, हंसी मजाक व्यंजित है, अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो स्रोत हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं जो हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कहलाते हैं। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पर दूसरी वीडियो लाकर आप लोगों की जो ये डाउट्स हैं, जो ये टॉपिक हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।